नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेताओं के बारे में, जो कि आज के इस वीडियो में हम कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख राजनेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेताओं के बारे में बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। पहले जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो है कालू मेहरा। कालू मेहरा के नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे। कालू मेहरा का जन्म 1831 में वर्तमान चंपावत जिले के लोहाघाट कस्बे के विशुड़ नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1831 में चंपावत जिले के लोहाघाट जगह के विशुड़ गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि इनका जो देहांत हुआ था वो हुआ था 1906 ईस्वी में। तो इनसे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य है, 1857 के क्रांति के दौरान इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। कि मतलब सन 1857 में जब क्रांति हुई थी उस दौरान कुमाऊं क्षेत्र में एक गुप्त संगठन इनके द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? क्रांतिवीर। परीक्षा में पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन बनाया गया था, उसका नाम क्या था? या हो सकता है कि क्रांतिवीर नामक जो गुप्त संगठन था 1857 की क्रांति में किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे? कालू मेहरा। ठीक है। तो कल 2 दिन पहले एग्जाम हुआ था, सॉरी 20 तारीख को एग्जाम हुआ था विधानसभा का किसी पोस्ट के लिए था। तो उस परीक्षा में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के दौरान जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो कौन थे? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर हेनरी रैमजे। क्योंकि सर 1856 से लेके 1884 तक जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे सर हेनरी रैमजे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 1856 से लेके 1884 तक इन्होंने कुमाऊं कमिश्नर का दायित्व निभाया था। ठीक है। और कालू मेहरा को ही उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। अगर परीक्षा में पूछता है कि उत्तराखंड के प्रमुख प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालू मेहरा। तो दोस्तों ये थे कालू मेहरा से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो हमें पता होने चाहिए परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा में छोटी छोटी चीज़ें पूछता है। कि जैसे पिछले पेपर में पूछा था 1857 की क्रांति में कुमाऊं क्षेत्र के कमिश्नर कौन थे, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट आगामी परीक्षाओं के लिए भी हमने इसमें 2-3 प्रश्न जो बनते हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं। इसी तरह हम आगे भी आने वाले वीडियो में और आने वाले टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अगले बात करते हैं हम हरगोविंद पंत के बारे में। इनका जन्म 19 मई 1885 को चितई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। चितई गांव जो कि चितई गोलू मंदिर है अल्मोड़ा में, तो वो भी वहाँ गोलू देवता का मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है वो भी उत्तराखंड में। वो भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रसिद्ध चितई गोलू मंदिर कौन सी जगह है, तो करेक्ट आंसर होगा उसका अल्मोड़ा। तो वहीं चितई गोलू के आसपास एक गाँव पड़ता है चितई गाँव, जहाँ इनका जन्म हुआ था 19 मई 1885 में। हालांकि इस टाइप के पूछेगा नहीं कि कब जन्म हुआ था, क्या हुआ था, लेकिन इनसे रिलेटेड अन्य फैक्ट पूछ सकता है। जैसे कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में इन्होंने स्वयं हल चढ़ाकर तोड़ दिया था। हमारे कुमाऊं या हमारे गढ़वाल जो उत्तराखंड में ऐसा माना जाता है कि जो कुलीन ब्राह्मण होते हैं, जो कुलीन ब्राह्मण होते हैं, वो लोग अपने घरों में या अपने खेतों में हल नहीं चलाते हैं। मतलब वो खुद हल नहीं चलाते हैं, दूसरों द्वारा हल चलवाते हैं। ये इस प्रकार की क्या थी? एक कुरीति थी, जिसे इन्होंने 1928 में बागेश्वर जिले में खुद, जो वर्तमान बागेश्वर जिला है, यहाँ पर हल चलाकर खुद इस जो प्रथा को था वो तोड़ा था। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि कुलीन ब्राह्मण द्वारा हल चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हरगोविंद पंत। इनको स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930, 1932 और 1940 में ये 3 बार जेल भी गए थे। जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था उस समय हरगोविंद पंत जी जो थे 3 बार जेल भी गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सबसे पहले इन्हीं को नजरबंद किया गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, जब गांधी जी भी थे इस आंदोलन में, तो जब ये आंदोलन चला था तो सबसे पहले अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में इनको, जो वर्तमान अल्मोड़ा जिला है, तो उस समय इनको क्या किया गया था? नज़रबंद किया गया था। मतलब ना इनको किसी से मिलने दिया जाता था, ना किसी से बात करने दिया जाता था। तो इन पे अंग्रेजों की नज़र बनी हुई थी। 1939 में 1947 से 1947 में ये उत्तर प्रदेश असेंबली, 1946 में प्रांतीय असेंबली तथा 1957 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उसके बाद इन्होंने क्या किया? राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ाए इन्होंने, जहां पर ये 3 बार विभिन्न विभिन्न असेंबलियों में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। उसके बाद इनका सन 1957 में इनकी
मृत्यु हो गई थी, जिनका निधन कब हुआ था 1957 में, और जन्म कब हुआ था 1885 में चितई गांव अल्मोड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे के बारे में, जिनको कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1882 में, और इनका देहांत हुआ था 13 फरवरी 1965 में, जो कि कनखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका मूल निवास और जो शिक्षा जो था वो अल्मोड़ा में पूरी हुई थी। तो इनको मेन रूप से क्या थे, अल्मोड़ा से इनका ज़्यादा लगाव था। केवल इनका जन्म कनखल और कनखल हरिद्वार जिले में हुआ था। ठीक है, 1913 से ये अल्मोड़ा में प्रकाशित होने वाले अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। ये पूछ सकता है कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन बने थे। ठीक है, 1913 में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। और अल्मोड़ा अखबार की बात करें तो अल्मोड़ा अखबार 1871 से इस अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ, और सन 1918 में इस अखबार को बंद कर दिया गया। इसको बंद करने के पीछे भी एक रीज़न था कि जब इस अखबार के संपादक बने कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारे भारतीयों पे अत्याचार करते थे, उन अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने अखबारों में छापना शुरू कर दिया था कि अंग्रेजी जो शासन है वो किस प्रकार से जो भारतीय नागरिकों पे जो हम लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, इसके खिलाफ इन्होंने अखबारों में छापना शुरू कर दिया था। जिससे आहत आकर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, इस अखबार को ही बंद करवा दिया, जिससे कि इस प्रकार की खबरें उनके खिलाफ छप ना पाए। ठीक है, तो 1918 में जो अल्मोड़ा अखबार था उसको अंग्रेज द्वारा बंद करा दिया गया। उसके बाद इन्होंने ये जैसे दिया गया 1918 में, इन्होंने क्या किया था, इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा से शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था। जैसे ही अखबार बंद किया गया, उसके बाद अल्मोड़ा से इन्होंने शक्ति साप्ताहिक नाम का एक प्रकाशन शुरू किया था, जिसके माध्यम से ये अपनी खबरें जनता तक पहुंचाते थे। ठीक है, कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन में इन्होंने सफल आंदोलन किए थे। जो कुली बेगार आंदोलन था और कुली उतार आंदोलन था, कुली बर्दाश्त आंदोलन था, तो इन आंदोलनों के सफल संचालन के लिए इनको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाने लगा। कि मतलब इनको जो कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली थी, इन तीनों आंदोलनों में सफल संचालन के दौरान ही इनको कुमाऊं केसरी की पदवी से विभूषित किया गया। मतलब पूछ सकता है एग्जाम में कि कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी क्यों कहा गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसका सफल संचालन किया था। ठीक है, इसलिए इनको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाने लगा। जो कुली बेगार आंदोलन था वो कब हुआ था, 1916 से लेकर 1926 तक इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि कुमाऊं में या हमारे जो कुली बेगार आंदोलन था वो कब से कब तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, या इसका नेतृत्व कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे ने कब से कब तक किया था। तो 1916 से लेकर 1926 तक लगभग 10 साल तक इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, जिस कारण इनको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, बाद में जब ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गए थे, तो जेल ही में ही इन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी थी। कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक परीक्षा में पूछ सकता है कि कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। इस प्रकार के जो फैक्ट होते हैं, इन फैक्टों से ही पेपर में क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनमें ऐसा नहीं कि आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह से क्वेश्चन उठा के दे देगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि परीक्षा में हो सकता है जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं से पेपर उठा के आपको दे सकता है, लेकिन आपको सिलेबस से रहेगा। जैसे यहाँ से उठा दिया उन्होंने कि जेल में कुमाऊं का इतिहास कब लिखा गया था या किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो उसके बाद ये राजनीतिक क्षेत्र में ये भी सक्रिय हुए थे। 1937 में केंद्रीय असेंबली, 1940 में उत्तर प्रदेश के काउंसलर, और 1955 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 3 बार ये भी विभिन्न विभिन्न असेंबलियों में और विभिन्न विभिन्न सदस्य चुने गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं सुखीराम आर्य के बारे में। सुखीराम आर्य जिनका जन्म दिसंबर 1886 को दौलिया हल्लुचौड़ नैनीताल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, दौलिया हल्लुचौड़ में। ठीक है, ये आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति थे। इन्होंने जो दलित वर्ग था उनके खिलाफ उनमें जब व्याप्त कुछ कुप्रथाएं थी, जैसे बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत आदि की समाप्ति के लिए संपूर्ण कुमाऊं में जागरूकता अभियान फैलाया था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि कुमाऊं में जो दलित वर्ग थे उनके प्रति जो बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत आदि की जो समस्याएं थी उनके खिलाफ जागरूकता अभियान किसने चलाया था,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुखीराम आर्य। इसके बाद इन्होंने शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया, जिसके अंतर्गत शिल्प विद्यालयों का संचालन किया गया। मतलब शिल्पकार सुधारण के लिए एक सभा का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत शिल्प विद्यालयों का संचालन किया गया। ठीक है। दलित को शिल्पकार नाम प्रदान करने में ये सबसे पहले क्या थे, अग्रणी रहे थे। मतलब सबसे आगे यही, दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में ये सबसे आगे रहे थे। ठीक है। सन 1946 में ये कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के लिए चुनाव लड़े थे और 1967 तक विधानसभा के सदस्य रहे थे। मतलब विधानसभा की ओर से ये जीत गए थे और सन 1967 तक ये विधानसभा के सदस्य रहे थे। ठीक है। और 5 मई 1971 को इनका निधन हो गया था। ठीक, ये थे सुखीराम आर्य जी, जिनके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताए हैं आपको। ठीक है, जो कि आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान देना कि परीक्षा से यहाँ से कुछ भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है। अगले जो नाम है वो है हर्षदेव औली के। इनको काली कुमाऊं के शेर के नाम से जाना जाता था। ये काली कुमाऊं के शेर के नाम से विख्यात हैं, जिनका जन्म 4 मार्च 1890 को ग्राम गोसानी खेतीखान, जो कि चंपावत जिले में है। ठीक है, जो वर्तमान चंपावत जिला है, वहाँ इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है। इनको काली कुमाऊं के शेर के नाम से जाना जाता था। ये परीक्षा में पूछा जाता है काफी बार कि काली कुमाऊं के शेर के नाम से कौन विख्यात है, किसे जाना जाता है। ठीक है, तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर्षदेव औली। उसके बाद कुली उतार, कुली बेगारो, कुली वड्यास आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। जैसे कि जो कुमाऊं कचरी बलिधर पांडे थे, उनके साथ ये भी इन आंदोलनों में काफ़ी सक्रिय रहे थे। सन 1929 में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इन्होंने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था। परीक्षा में पूछ सकता है कि लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ठीक है, या पूछ सकता है कि 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो हुआ था लाहौर में, उसका कुमाऊं की ओर से उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो हर्षदेव औली जी ने ही इसका प्रतिनिधित्व किया था कुमाऊं की ओर से। ठीक है। सन 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। हर्षदेव औली जी ने जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था 1930 में। ठीक है। और 5 जून 1940 को नैनीताल में इनका निधन हो गया था। ये प्रश्न शायद जो सचिवालय वाला एग्जाम हुआ था 20 मार्च को, परसों 2-3 दिन पहले, तो उसमें आया था ये कि जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था। ठीक है। क्रम में अगला नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को ग्राम खूट अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि से विभूषित किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको हिमालय पुत्र के नाम से, इस उपाधि से ये नाम दिया था इनको। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि हिमालय पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इनके सहपाठी इनको गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र के नाम से जानते थे। जब इनकी प्रतिभा, बचपन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, तो इनके सहपाठी इनको गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहा करते थे। ठीक है। 1903 में हैप्पी क्लब इन्हीं के प्रयासों से बना। जो अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब बना था, जो युवाओं में राष्ट्रभक्ति के प्रति जोश भरने का काम करता था, हैप्पी क्लब, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मतलब इनके द्वारा ही इसका ये बना। परसों जो पेपर हुआ था 20 मार्च को, विधानसभा सहायक का एक एग्जाम हुआ था, तो उस पेपर में पूछा गया था कि हैप्पी क्लब किनके प्रयासों द्वारा बनाया गया। तो ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा ही हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है। सन 1909 में इलाहाबाद से कानून की डिग्री लेने के बाद उन्हें काशीपुर में वकालत शुरू की। इन्होंने लॉ की डिग्री लेने के बाद उन्हें काशीपुर से वकालत शुरू की थी। हिंदी के प्रचार हेतु इन्होंने 1914 में काशी नागरी प्रचारिक सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। तो एक प्रश्न यहाँ से बन गया हमारा, 1914 में जो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की, किसने की। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने ही इसकी स्थापना की थी। 1916 में इन्होंने कुमाऊं परिषद में के गठन में अहम भूमिका निभाई। ये छोटे छोटे जो फैक्ट हैं, ये परीक्षा में अत्यधिक पूछे जाते हैं कि 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में किसने गठन किया था या इसमें किसने भूमिका निभाई थी। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने कुमाऊं परिषद के गठन में भी अहम भूमिका निभाई थी। 1946 में उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। देखिए सर, 1946 में इनको उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ये हमारा जीके का प्रश्न ही बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है,
तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, 1946 में। और इस पद पर दिसंबर 1954 तक रहे थे, ठीक है। लगभग इन्होंने 9 साल तक इस पद पर रहकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, ठीक है। और 10 जनवरी 1955 को केंद्रीय कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनी तो 10 जनवरी 1955 को ये कैबिनेट मंत्री के रूप में भी, जो हमारा संसद भवन है तो वहाँ पे भी ये क्या रहे, उसमें भी गृह मंत्री के रूप में ये रहे। और इसी पद पर रहते हुए इनका क्या हुआ था, देहांत भी हो गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1957 को इनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था, ठीक है। जबकि इनका देहांत हुआ था वो इनको पक्षाघात लकवा नाम की बीमारी होती है, उसके कारण 7 मार्च 1961 को इनका देहांत हो गया था। ये कुमाऊं के पहले ऐसे व्यक्ति है उत्तराखंड के जिनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था, ठीक है। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है कि भारत रत्न की प्राप्ति करने वाले उत्तराखंड के कौन पहले व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति भी यही है और अभी तक पहले यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न का सम्मान मिला है उत्तराखंड की ओर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है मोहन सिंह मेहता। इनका जन्म 1897 में बागेश्वर जिले के बज्जुला कत्यूर गांव में हुआ था, ठीक है। बागेश्वर जिले के बज्जुला जो कि कत्यूर घाटी में पड़ता है। कत्यूर जो घाटी है, गरुड़ के कौसानी के क्षेत्र को कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनका जन्म कत्यूर घाटी में हुआ था। 1921 में कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की और कुली बेकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। 1921 में इन्होंने भी क्या किया था, कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की थी और कुली बेकार जो बेकार आंदोलन था उनके विरुद्ध इन्होंने भी आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। अनाथों के आर्य अनाथालय, ग्राम सुधार समिति, कताई बुनाई प्रचार केंद्र, शिशु पालन समिति जैसे कई सामाजिक कार्यों की बुनियाद भी इन्होंने रखी थी। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते थे, ठीक है ना। उत्तराखंड में जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से बन गया कि उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन सिंह मेहता। 1957 से 1966 तक ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1957 से लेकर 1966 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के ये सदस्य भी रहे। राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव थे और 1988 में इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे फैक्ट क्या क्या बने कि उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोहन सिंह मेहता, ठीक है। इसी क्रम में अगले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है इंद्र सिंह नयाल। इनका जन्म हुआ था 1902 में और इनका देहांत हो गया था 1994 में, ठीक है। ये स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं राजनेता के साथ साथ एक लेखक थे और समाज सेवी के रूप में इन्होंने काम किया और गांधीवादी जननायक माने जाते हैं। ये गांधी जी के विचारों पर चलने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। देखिए एक फैक्ट हमारे यहाँ से बन गया कि कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित किए गए थे 1932 में अल्मोड़ा में, ठीक है। तो इंद्र सिंह नयाल जी को 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना। और इनके द्वारा ही 1973 में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। देखिए 2 प्रश्न हमारे यहाँ से बन गए जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र सिंह नयाल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगले जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो है शोभन सिंह जीना। शोभन सिंह जीना जी के नाम से भी काफ़ी लोग परिचित हैं। इनका जन्म 1909 में कुमाऊं में हुआ था। कुमाऊं क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था सन 1909 में, ठीक है। कुमाऊं में इन्होंने कुमाऊं राजपूत परिषद की गठन कर इनके माध्यम से इन्होंने क्षत्रिय समाज में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई थी। कुमाऊं राजपूत परिषद नाम से इन्होंने एक सभा का गठन किया था जिसके अंतर्गत क्षत्रिय समाज में सुधार लाने के लिए इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें राय बहादुर की पदवी देकर सम्मानित किया। देखिए यहाँ से एक फैक्ट बन गया कि अंग्रेजों ने राय बहादुर की पदवी से किसे सम्मानित किया था। तो शोभन सिंह जीना जी को अंग्रेजों ने राय बहादुर की पदवी देकर सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये कुमाऊं के भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ठीक है। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। जो भारतीय जनसंघ है उनके संस्थापक सदस्य जो थे उनमें से एक ये भी थे जिन्होंने
इस संस्था इसको जो जनसंघ है इसके संस्थापन में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और 1977 में वाराणसी मंडल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे, ठीक है। और पर्वतीय विकास मंत्री बनाए गए थे और 89 में इनका देहांत हो गया था। इसी क्रम में अगले जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं प्रयाग दत्त पंत, इनका जन्म 1898 में पिथौरागढ़ के हलपाटी चंडाग नामक जगह में हुआ था, ठीक है। पिथौरागढ़ में जगह पड़ती है जो ऊंची काफ़ी ऊंचाई में है, जिस जगह से पिथौरागढ़ का पूरा व्यू दिखता है। तो चंडांग नामक जगह उनका यहाँ इनका जन्म हुआ था 1898 ईस्वी में, ठीक है। इलाहाबाद से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1921 में असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़े। मतलब इस असहयोग आंदोलन में ये इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और गांव-गांव जाकर अंग्रेजी कानून और शासन के विरोध में प्रचार करना शुरू कर दिया था। जैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1921 में जब असहयोग आंदोलन चला था, उस आंदोलन में इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार प्रसार में हिस्सा लिया था, ठीक। इस बीच सरकार ने कुमाऊं में धारा 144 और जुबानबंदी का आदेश जारी किया था। देखिए, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि कुमाऊं अंग्रेजी शासन के समय कुमाऊं में धारा 144 या जुबानबंदी का आदेश कब जारी किया गया था। तो सन 1921 के बाद ही ये जो धाराएं थी और जुबानबंदी का आदेश जारी किया गया था, ठीक है। आदेश का उल्लंघन करने पर उन्हें बंदी बनाकर 1 वर्ष के लिए कैद की सजा की। इन्होंने इस धारा का उल्लंघन किया था, जिस कारण इनको 1 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया था, ठीक। और सर 1935 में लगभग 37 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया था, ठीक। ये थे प्रयाग दत्त पंत, जिनके बारे में हमने जाना कुछ चीज़ें। आगे बात करते हैं हम नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में। नारायण दत्त तिवारी जो इनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विकास पुरुष के नाम से विख्यात श्री नारायण दत्त तिवारी का जन्म 1924 में नैनीताल के बल्यूटी गांव हल्द्वानी में हुआ था, ठीक है। विकास पुरुष के नाम से विख्यात, ये पूछता है एग्जाम में काफी बार कि विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक। तो नारायण दत्त तिवारी जी को ही विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक। इनका जन्म 1924 में नैनीताल के बल्यूटी गांव में हुआ था, ठीक है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में MA LLB किया था और छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। जब ये अपने कॉलेज समय से ही राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव थे और अपने कॉलेज के समय में ही ये कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। और 1965 में ये कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे। 1965 में ये इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, जिसके बाद 1969 और 74 में काशीपुर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। देखिए, 1969 और 74 में ये 2 बार काशीपुर विधानसभा से विधायक पद के लिए चुने गए थे, ठीक। और जनवरी 1976 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। जो नारायण दत्त तिवारी थे, जब हमारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही साथ सम्मिलित थे, तब ये 1976 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। 1980 में नैनीताल लोकसभा के लिए जीते और केंद्र में योजना मंत्री बनाए गए। देखिए, 1980 में फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मंत्री के पद पर रहे और अगस्त 1984 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। देखिए, दूसरी बार इनको फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश, जब जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही थे, उस समय इनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया और 1988 में इनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। और 2 मार्च 2002 को उत्तराखंड में जब प्रथम निर्वाचित सरकार बनी थी, क्योंकि उससे पहले जो सरकार बनी थी वो प्रोमोट की गई थी, क्योंकि पहले किसी भी क्षेत्र जब नया राज्य बनता है तो वहाँ पे एकदम से सरकार या चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके बाद जब उत्तराखंड में पहली बार निर्वाचन की सरकार बनी तो नारायण दत्त तिवारी को ही कांग्रेस की ओर से प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तराखंड का, ठीक है। और अगस्त 2002 में ये रामनगर विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए और 7 मार्च 2007 को तक ये राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया था। ये परीक्षा में पूछ सकता है कि उत्तराखंड में वैसे कॉमन प्रश्न है, पूछना नहीं चाहिए, बट कभी पूछ लिया कि उत्तराखंड में 5 साल तक मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो नारायण दत्त तिवारी जी ही ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने पूरे 5 साल मुख्यमंत्री पद का निर्वहन किया था, ठीक है। अगस्त 2007 से कुछ महीना तक ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। देखिए, उसके बाद ये जैसे मुख्यमंत्री पद खत्म होने के बाद ये कुछ महीने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल भी रहे और 18 अक्टूबर 2018 को इनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 93 साल की आयु में इनका निधन हो गया था।
और ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनका जन्म भी 18 अक्टूबर को ही हुआ था और इनकी मृत्यु भी 18 अक्टूबर को ही हुई थी। लगभग 93 साल की आयु में इनका निधन हो गया था, जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे काम किए जो कि अभी भी उत्तराखंड या हमारे उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए काफ़ी सफल कार्य किए इन्होंने, जो कि अभी इस वक्त भी बहुत सारे काम ऐसे किए इन्होंने, जैसे शिरकुल निर्माण का कार्य हो गया। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उत्तराखंड में शिरकुल का निर्माण किया। तो इसीलिए इनको विकास पुरुष के नाम जाना जाता है, क्योंकि ये काम इन्होंने ऐसे काम किए जो पब्लिक के लिए वेलफेयर में काफ़ी अच्छे काम किए इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, इनका जन्म 5 जनवरी 1934 को ग्राम गल्ली जनपद अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, जो कि एक राजनीतिज्ञ है, राजनेता है। 1958 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी में एमएससी और डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की, इसलिए इनको डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने उपाधि ग्रहण की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद ये उसी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था उसमें एज ए प्रोफेसर पढ़ाने लग गए थे। ठीक है, 1994 में विभागाध्यक्ष भौतिकी विज्ञान के पद से सेवानिवृत्त हुए। मतलब जब फिजिक्स के डिपार्टमेंट से ये जो फिजिक्स के डिपार्टमेंट हेड थे HOD के पद से इन्होंने 1994 में रिटायर हो गए थे। ठीक है, उसके बाद ये RSS से जुड़े। RSS से जुड़ने के बाद ये 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। जो जनसंघ था पहले, जो संघ था, वो उन्होंने एक नई पार्टी बना ली, मतलब उसी की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी है, जनता पार्टी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी है, जनता पार्टी के नाम से जाने लगी थी। ठीक है, और ये भाजपा पार्टी से पहले प्रदेश सचिव और अल्मोड़ा से सांसद बने। उस समय ये जब जनता पार्टी बनी तो उस समय ये प्रदेश सचिव और अल्मोड़ा से सांसद बने थे। ठीक है, और एक चीज़ और है, इन्होंने 1992 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ ये लोग लाल चौक पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया था उसमें मुरली मनोहर जोशी भी शामिल थे। ठीक है, जो वाजपेयी जी का सरकार थी, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय ये मानव संसाधन मंत्री के पद पर भी इनको, मतलब इन्होंने मानव संसाधन मंत्री के पद पर भी कार्य किया है। ठीक है, अंतिम जो हमारे राजनेता है वो है कृष्णा चंद्र पंत। इनका जन्म 10 अगस्त 1931 को ग्राम खूंट अल्मोड़ा में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के रूप में इनका जन्म हुआ था। ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र हैं कृष्णचंद्र पंत, जिनका जन्म कब हुआ था? 10 अगस्त 1931 को। ठीक है, इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से MSc तथा जर्मनी से डॉक्टरेट की उपाधि की। इन्होंने भी डॉक्टरेट की उपाधि ली थी जर्मनी से, और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MSc की थी। 1946 में मानवाधिकार आयोग के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक, कृष्णचंद्र पंत नाम था इनका, और 1962 में पहली बार नैनीताल से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर सांसद बने थे। पहली बार 1962 में ये कांग्रेस के टिकट पर जीतकर सांसद बने थे, और 1967 में मंत्री, और 1973 से 74 तक ये केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी रहे थे। ठीक है, केंद्र सरकार जब थी कांग्रेस की, उस समय ये गृह राज्य मंत्री के पद पर भी रहे थे। और 1989 में केंद्र में जनता दल की सरकार में ये रक्षा मंत्री भी रहे थे। जब केंद्र में जनता दल की सरकार थी उस समय ये रक्षा मंत्री भी रहे थे। और 1997 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, और उन्हें 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं बाद में योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1997 में इनको ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जो हमारे भारत के 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णचंद्र पंत को 10वां वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और बाद में इनको योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गढ़वाल के कुछ प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेताओं के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।